नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। और NCERT ज्योग्राफी की श्रृंखला में यह 7वीं क्लास तीसरे चैप्टर का दूसरा भाग है। पहला भाग जो निकला है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन सेक्शन में मिल जाएगा। और पहले के जो चैप्टर हो चुके हैं, अगर वो नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेकंड पार्ट, हमारी बदलती पृथ्वी। तो आज के इस भाग में हम देखेंगे मुख्य स्थल आकृतियां, नदी के कार्य, समुद्री तरंग के कार्य, हिमनद के कार्य और पवन के कार्य। तो शुरू करते हैं हम मुख्य स्थल आकृतियों से। तो इस धरती पे जो भी आकृति हमें दिखाई देती है वो लगातार विघटित हो रही है, और इनके विघटन का जो कारण है वो अपक्षय एवं अपर्दन क्रियाएं हैं। अपक्षय की जो क्रिया होती है उससे चट्टानों का विखंडन होता है, और जो अपर्दन है इसकी जो मुख्य घटक है वो जल, पवन एवं हिम है। इनके द्वारा अपर्दित पदार्थ का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। तो ये अपर्दित पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंचते हैं तो वहां पर निक्षेपित हो जाते हैं, और अपर्दन एवं निक्षेपण की इस प्रक्रिया से पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। आइए अब देखते हैं हम नदी के कार्य। तो नदी के जल का जो बहाव होता है उसकी वजह से भूमि का अपर्दन होता है, और जब कोई नदी खड़े ढाल वाली जगह से नीचे की ओर अत्यधिक कठोर चट्टान पर गिरती है तो उसी को जलप्रपात कहा जाता है। अब विश्व में तो बहुत ढेर सारे जलप्रपात हैं, लेकिन आप हमें कमेंट करके बताइए कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है और उसका नाम क्या है। तो चित्र के माध्यम से जलप्रपात को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कठोर शैल है, और जो जल की शक्ति है उसके द्वारा काटे गए ये मृद शैल है, और ये ऊपर से एक ऊंचाई से कठोर शैल पर आकर के गिर रही है, तो इसी को नाम दिया गया जलप्रपात। और ये जब नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो एक मोड़दार मार्ग को अपनाती हैं जिसे विसर्प कहा जाता है, और अपने साथ जो अपर्दित पदार्थ है उसको इन विसर्गों के किनारे पर निक्षेपण करती हैं, और अपर्दन की क्रिया वहां से आरंभ हो जाती है। अब इसी के अंतर्गत एक चाप झील का निर्माण होता है। अभी चित्र के माध्यम से हम उसको समझेंगे कि ये चाप झील का निर्माण कैसे होता है। जब नदियां अपने तट से बाहर बहने लगती हैं तो यह जो रूप होता है नदी का उसको बाढ़ बोला जाता है, और बाढ़ की वजह से निकटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहां पर महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का जमाव होने लगता है, निक्षेपण हो जाता है। ऐसे निक्षेपित पदार्थ को, मिट्टी को हम क्या कहते हैं, अवसाद के रूप में पहचानते हैं। अवसाद उसको बोला जाता है। तो चित्र के माध्यम से समझते हैं, ये बाढ़ का मैदान है। मैदान में जब नदी उतरती है तो बाढ़ का कारण बन सकती है। ये इसका तटबंध है। ये जो आकृति बनी हुई दिख रही है आपको सर्प जैसी, इसी को विसर्प बोला। इसकी आकृति विसर्प होती है, और जब कोई भाग इस विसर्प से छूट जाता है लेकिन वहां पर जल का संचय हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चाप झील बोलते हैं। अब जो ये बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होते हैं, जो जमीन होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, और बाढ़ की वजह से वो जमीन समतल हो जाती है, और इस प्रकार वो मैदानी भाग का निर्माण करते हैं। नदी के किनारों पर जो उठे तट होते हैं उसी को तटबंध बोला जाता है, और नदियों का प्रवाह समुद्र तक पहुंचते पहुंचते धीमा हो जाता है, और एक नदी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। इसी को वितरिका के नाम से पुकारा जाता है, और हर एक वितरिका अपने मुहाने पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। चित्र के माध्यम से बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं कि कैसे एक नदी वितरिका में परिवर्तित हो जाती है और अपने मुहाने पर वो डेल्टा का निर्माण करती है। आइए अब देखते हैं हम समुद्री तरंग के कार्य। तो नदियों की तरह समुद्री तरंग भी अपर्दन और निक्षेपण के माध्यम से तटीय स्थल का निर्माण करते हैं, तटीय स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। समुद्र की तरंगे जब लगातार शैलों से टकराती हैं तो शैलों में दरार पड़ जाता है, और समय के अनुसार ये जो दरार है ये बड़ी होती जाती है और चौड़ी हो जाती है, जिसको एक नाम दे दिया जाता है समुद्री गुफा।
और जब इस प्रकार का अपर्दन आगे बढ़ता है और समुद्री गुफा के ऊपर केवल छत बचती है तो उसे तटीय मेहराब कहते हैं। और जब अपर्दन की क्रिया छत को भी तोड़ देती है, हटा देती है, तो एक दीवार जैसी आकृति अलग होकर के दिखने लगती है, उसको स्टैक के नाम से बुलाया जाता है। तो चित्र के माध्यम से समझेंगे तो समुद्र की जो तरंगे हैं ये शैल से लगातार टकरा रही हैं। टकराने से समुद्री गुफा का निर्माण हुआ। समुद्री गुफा कुछ समय के बाद में इसमें अपर्दन की क्रियाएं और हुई तो तटीय मेहराब में ये परिवर्तित हो गया। और जब ये ऊपर का जो छत है ये भी जब हट गया तो ये एक अलग स्टैक बन गया। ऐसे शैल जो समुद्र तल से ऊपर की ओर उठे होते हैं तो उनके तटों को, शैलीय तटों को समुद्र भृगु के नाम से बुलाया जाता है। और जहां पर समुद्र के किनारे अवसाद जमा होते हैं उस भाग को समुद्री पुलिन के नाम से पुकारा जाता है। आइए अब देखते हैं हम हिमनद के कार्य। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है कि हिमनद को हिमानी के नाम से पुकारा जाता है और यह जो है बर्फ की नदियां होती हैं। और ये जो हिमनद होती हैं इनके नीचे जो अवस्थित कठोर चट्टानें होती हैं वहां से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थर को ये अपर्दित करती हैं और अपने साथ बहा करके आगे की ओर लेके जाती हैं। और यही गोलाश्मी मिट्टी और पत्थर जो है विभिन्न स्थल आकृतियों का अपरतन भी करते हैं और हिमनद की वजह से गहरे गर्तों का निर्माण होता है। और जब पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघल जाती है तो पानी उन्हीं गर्तों में जाकर के भर जाता है और वह एक सुंदर झील का रूप ले लेती है। और हिमनद जो अपने साथ पदार्थ बहा कर लाती है, जैसे छोटे बड़े शैल हो गए, रेत एवं मिट्टी हो गए, उनको निक्षेपित करती है एक किनारे पर, जिससे हिमोड़ का निर्माण होता है। तो अगर जल के द्वारा निक्षेपण क्रिया हो रही है तो जिस चीज का जमा होगा उसको क्या बोलेंगे? जलोढ़ बोलेंगे। और हिमनद की वजह से अगर हो रहा है तो उसको हम हिमोड़ बोलेंगे। ये हिमनद का चित्र है, तो ये केवल एक रेफरेंस के लिए है, समझने के लिए। आइए अब देखते हैं हम इसके बाद पवन के कार्य। तो अभी तक हमने देख लिया समुद्री तरंग के कार्य और नदियों के कार्य। अब हम देख रहे हैं पवन के कार्य। अब इन तीनों में एक चीज है कि जो कॉमन है वो अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया। तो रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो हवाएं होती हैं, जो पवन है, वो अपर्दन और निक्षेपण के प्रमुख कारक होते हैं। और इन स्थानों पर शैल कृतियां जो होती हैं, शैल आकृतियां होती है, वो छत्रक के रूप में दिखाई देती हैं, जिन्हें छत्रक शैल के नाम से बुलाया जाता है। पवन जो है शैल को ऊपरी भाग के अपेक्षा निचले भाग में आसानी से काटती हैं, इसलिए शैलों का जो आधार होता है वो संकीर्ण होता है और जो शीर्ष होता है वो फैला हुआ होता है। हवाओं के चलने से बालू एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं और एक छोटी पहाड़ी का रूप ले लेते हैं, जिसको बालू टिब्बा के नाम से पुकारा जाता है। तो हवाओं की वजह से जब बालू के कण जो महीन और हल्के होते हैं वो एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं, वहां पे निक्षेपित हो जाते हैं, तो उस निक्षेपित क्षेत्र को लोएस बोला जाता है। तो आप हमें ये कमेंट करके बताइए कि विश्व में सबसे विशाल लोएस निक्षेप कहां पर पाया जाता है। तो आज के वीडियो में हमारी तरफ से इतना ही। ये तीसरा चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके बाद जो चौथा चैप्टर है वायु, एयर से संबंधित, उसके ऊपर हमारा वीडियो होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।